हेलो एवरीवन। देखो प्रीवियस लेक्चर में अभी हम इंपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चे, और इंपल्स में हमने पढ़ा था कि इसको हम जे से शो करते हैं और एक लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बॉडी पर एक्ट करे और उसके अंदर एक फाइनाइट मोमेंटम, फाइनाइट चेंजमेंट दे दे, उसको हमने इंपल्स कंसीडर किया था। अभी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। और अभी देखो इसका जो मैंने लिखा था J इक्वल टू F, F इज द फोर्स एंड dt फॉर द स्मॉल टाइम। इंपॉर्टेंट टर्म है इंपल्स से ही हम आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। देखो न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन लॉ हैं और इन्हीं से ही डायरेक्टली चैप्टर लिंक करता है, तो आपको इनको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो ये दो चीजें बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेल्स अबाउट दैट एवरी बॉडी विल रिमेन, कोई भी बॉडी है दैट विल रिमेन इन स्टेट, लिख सकते हैं यहां पर इन स्टेट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, बोलता है अनलेस ए फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा देते। जैसे सपोज करो चोक है मेरे हाथ में, तो दैट विल बी रेस्ट कंडीशन अंटिल अनलेस मैं इस पर कोई दूसरा फोर्स ना लगा दूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दूं। दूसरा फिर ये भी है कि मान लो सपोज करो कोई मैं बॉल ले लेता हूं, फुटबॉल ले लेता हूं, ये फुटबॉल सपोज करो रोल कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, रोलिंग कर रहा है। कंडीशन क्या है, विद यूनिफॉर्म, कंडीशन ये है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको बता दिया है। तो क्या कहता है कि ये अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता है। तो आपने जनरली देखा होगा कि सर जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, आफ्टर सम टाइम जो फुटबॉल होता है दैट विल गेन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट स्टेट को गेन कर लेता है, वो रुक जाता है। तो आपको बता देता हूं बच्चे, वहां पर आप ये कहोगे सर हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, फुटबॉल तो अपने आप एक टाइम के बाद जाकर स्टॉप हो गया, रुक गया, रेस्ट कंडीशन में आ गया, स्टेशनरी हो गया। नहीं, आपने लगाया है उसका फोर्स। वो कौन सा फोर्स था, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। बेशक आपने ना लगाया हो, वहां पर ये फोर्स लगाया है। कहां पर स्थान है, कहां से है, ग्राउंड से। कहां से, ग्राउंड से। जो आपका फुटबॉल का सरफेस था, फुटबॉल का जो आउटर सरफेस है थी, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में था, किसके में, ग्राउंड के कांटेक्ट में था, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा। और फ्रिक्शनल फोर्स आप सबको पता है जो मोशन ऑफ बॉडी है उसका ऑलवेज अपोज करता है, विरोध करता है। और फ्रिक्शनल जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है उसके कारण आपका फुटबॉल एक जगह पर जाकर रुक गया। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, समझ पा रहे हो न्यूटन फर्स्ट लॉ को। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि बोलता है कि एवरीबॉडी क्या है, एवरीबॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, जब तक एनी एक्सटर्नल फोर्स, ए फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। प्रैक्टिकली बच्चे आपको भी पता है ऐसा होता है। चलो छोड़ो, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था, काफी इजी था, इजी तो था, सेकंड और थर्ड भी है, बट सेकंड थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कारण इसमें हमने क्या कहा था, फोर्स एक्ट ऑन इट अनलेस, जब तक फोर्स नहीं लग जाता है। सेकंड लॉ में हम क्या करेंगे, हम फोर्स को लगा के देखते हैं। हमने जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ये इसको मैंने किक किया, इससे मैंने किक किया, इसको किक होते ही जो आपका फुटबॉल है वो मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो मोमेंटम आएगा उसके पास। और अगर मोमेंटम उसके पास आया है तो ये बोलता है, सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं मैं, तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फुटबॉल का, बॉल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल रहेगा
फोर्स अप्लाई कर, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। मान लो आपने फुटबॉल को किक किया है, तो किक किया तो आपने फोर्स लगाया है, और सपोज करो आपने फोर्स या तो कम लगाया है या ज्यादा लगाया है। मान लो आपने फोर्स को इंक्रीज करके लगाया, बढ़ा के लगाया है, तो क्या बॉल पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, बॉल तेजी से जाएगी, फुटबॉल दूर तक जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा फुटबॉल, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बात यहाँ पर ये आती है, व्हेन वी अप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट मे बी फुटबॉल, ऑन दैट केस if we increase the continued amount of force on that football, then there will be also increment in the change of momentum of that football. Change of momentum का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फुटबॉल को किक करने का फोर्स बढ़ाते जाओगे, आपका फुटबॉल है वो तेजी से, ज्यादा वेलोसिटी से, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, इसी में बोला जाता है। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट बता देंगे, क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K dP by dt। और आपको बता देता हूं कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू इसकी 1 है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, सिंपली F इज इक्वल टू dP by dt। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो मैं dP by dt लिखा है, d फॉर जस्ट हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल टाइम के लिए, हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो जैसे मान लो आप सपोज करो dP क्या होता है, डेल्टा और स्मॉल d में जो डिफरेंस होता है, कई जगह पे लिखते हैं डेल्टा p बाय dt, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बेसिकली यही बता देता हूं, नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें सबसे पहले मैं यही क्लियर करूंगा कि d और डेल्टा में क्या फर्क होता है। ये आपका जनरली मैं आपको बताऊं कि जहां पर लिमिट का बात आती है, ज्यादा मैं देखता हूं 0, आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एक पर्टिकुलर फाइनाइट, एक लार्ज, एक बड़े स्केल पर जो फोर्स लगा है उसके कारण जो मोमेंटम आता है ना उसको शो करता है, और डी होता है आपका बिल्कुल स्मॉल टाइम के लिए, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लिमिट में लगाते ना, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप अगर उसको चेंज इन मोमेंटम देखना चाहें, चेंज इन मोमेंटम देखना चाहें, उसको आप स्मॉल डी से शो कर देते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ना। मुझे पता आप 11th स्टैंडर्ड में भी जस्ट एंटर हो बच्चों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं जस्ट आप उसको समझो। हमने या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में इंपल्स लिया था। कुछ नहीं करना है, इंपल्स के बारे में आपको सिर्फ इतना जानना है, सिर्फ इतना, लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी बॉडी को स्ट्राइक करेगा और उस फोर्स के कारण जो बॉडी में मोमेंटम आएगा दैट विल बी लार्ज। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, दैट इज नोन एज इंपल्स। अगर आप एग्जांपल की करते हैं, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल आपका सिंपली ये रहेगा कि जैसे कोई भी बॉल जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से आती है, बैट को स्ट्राइक करती है, बैट उसको उससे लार्ज वेलोसिटी के साथ थ्रू बैक कर देता है। समझ पा रहे हो? तो जो बॉल को बैट का टच होता है जस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो एक इंपल्स का एग्जांपल होगा। ओके, इज इट क्लियर? अब न्यूटन लॉ की बात आते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल लॉ है, ये चोक है, दैट चोक सपोज करो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, it will be remain in the state of rest। और अगर ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो it will be remain in the state of uniform motion। कब तक? जब तक आप इसको रोकने की कोशिश ना करें, पीछे से इसको पुश ना करें, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं। जब तक आप इस पर किसी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक ये कंटिन्यू रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर जब हम बॉल को डालते हैं, फुटबॉल को मारते हैं, तो एक टाइम के बाद जाके स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। वहां पर मैं आपको बता देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल और भी फोर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो आपकी हवा चल रही है,
हवा की वेलोसिटी काफी तेज है, वैसे चाहे तेज भी ना हो तो हवा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है या उसकी फेवरेबल डायरेक्शन में है तो पीछे से वो उसको क्या करेगी, पुश करेगी, और अपोजिट है तो आगे से उसको प्रिवेंट करेगी, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क करेगी। समझ पा रहे हो? मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं। सेकंड लॉ बिल्कुल इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर अनटिल अनलेस की फोर्स की बात की थी, न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स ले आए हैं। फोर्स लाए तो हमने क्या कहा, बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस बॉडी के अंदर वो मोमेंटम आया था, सपोज करो बैट के कारण उस बॉल में मोमेंटम आया था, तो वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स किसने अप्लाई किया, फोर्स बैट ने, जो ने बैट मारी। फिलहाल बैट और बॉल क्रिकेट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, फुटबॉल का ले रहा हूं। अभी आप इन सभी बातों को उन्हीं के साथ ही कंसीडर करें, ठीक है। तो बोलता चेंज इन मोमेंटम, जो बॉल के अंदर मोमेंटम आया था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, फोर्स अप्लाई। कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे इंक्रीज होगा कब, अगर आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे। मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दिया है, F = dp/dt आ गया। कल न्यूटन थर्ड लॉ प्लस डी और डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ तो काफी इंटरेस्टिंग लॉ है, ठीक है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का काफी इंटरेस्टिंग लॉ है वो, और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।